अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आप मेरे साथ एक मेरे प्रोग्राम के हवाले से नई शख्सियत देख रहे हैं, ब्रिगेडियर अशफाक हसन जी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अगर आप सिर्फ जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उसके अलावा अगर आप बाकी मामलात में देखें तो बहुत गहरी नज़र रखते हैं। मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इंटरनेशनल जो भी क्राइसिस चल रहे हैं या हालात वाक़यात चलते हैं, उन पे गहरी नज़र है और ट्विटर पे आप इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। तो मैंने आज उन्हें दावत दी है 2 ख़ास इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए। एक तो इस वक़्त एक अजीबो-गरीब सा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि अब एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ़ पाकिस्तानी फ़ौज को शामिल करना चाहते हैं या पाकिस्तानी फ़ौजी इदारा आईएसआई वगैरह को। हालाँकि एस्टैब्लिशमेंट सिविल ब्यूरोक्रेसी का बहुत एक रोल है इस हालत में। तो हमारी अगर देखा जाए जुडिशरी के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट की हुई है। यानी इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं, तो अजीब-सा एक नैरेटिव बिल्ड किया और वो भी सो कॉल्ड लिबरल ने और एक ख़ास क्लास है, जो एक प्लानिंग के साथ ये सारे मामलात को लेकर चलती है। इसमें भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मौजूदा जो इस वक़्त सिनेरियो चल रहा है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल टर्मॉइल के हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फ्लोर क्रॉसिंग। ब्रिगेड साहब, आपका क्या नुक्ता नज़र है जो मौजूदा हालात में ये सारे वाक़यात चल रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच अज़हर साहब। मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। मैं खुद बहुत बड़ा आपका मोतरफ़ हूँ और आपको देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ और एडमायर भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो मौजूदा सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी प्रिकेरियस और बड़ी आप कह लें कि टेंस है। और उसमें ऑब्वियसली ये सारी सिचुएशन एकदम क्रिएट नहीं हो गई हुई। इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी फोर्सेस हैं। मैं बेसिक 3 क्वेश्चन अपने आप से करता हूँ इसको कंक्लूड करने के लिए कि ये जो इमरान खान के खिलाफ मूवमेंट है, क्या वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है या दोनों है? फिर जो उसको हटाने के लिए जो लोग आए हुए हैं, वो इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? फिर ये जो हटाने के लिए आए हुए हैं, क्या वो सारे पाक साफ हैं या वो ठीक हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा अक्रू करेंगे? इन तीनों चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उसका जवाब नेगेटिव में मिलता है और सिर्फ यही मिलता है कि ये जो मूवमेंट है वो किसी एक वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर है जो कि इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस ने मिलकर बनाया है। मैं सिर्फ एक हवाला देना चाहूँगा। 18 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था अमेरिकन सफीर को, एम्बेसडर को, कि आप यहाँ पे जो पैसों के अंबार बांट रहे हैं उसकी सारी खबर मुझे मिल गई हुई है और ये मुझे आउट करने के लिए आप सब कुछ ये कर रहे हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज 11 की 11 आपने इनको इकट्ठा किया है, दैट इज अ वन पॉइंट एजेंडा कि एलिमिनेट द भट्टो। और यही बात उन्होंने फिर अगले दिन आके असेंबली में कही थी और उसको बेस बना के और करके आपने देख लें कि भट्टो साहब को एलिमिनेट कर दिया गया। और यही कुछ इमरान के कुछ चीज़ें थी, दो कि इमरान ने गलतियां की हैं, काफ़ी की हैं, लेकिन वो गलतियां नॉट एट द कास्ट ऑफ दिस कि इमरान को इस सीन से आउट कर दिया जाए। वो पाकिस्तान को गैरतमंद कौम बनाना चाहता है, आज़ाद खारजा पॉलिसी रखना चाहता है और हमें एक पिछड़े हुए रेवड़ से इकट्ठा करके नेशन बनाना चाहता है। तो यही बहुत बड़ी बातें हैं उसकी। तो बाकी जो सिचुएशन मैंने कहा बड़ी प्रिकेरियस है, ये पॉइंट ऑफ नो टर्न पे पहुंच गई है। अगर इमरान खान इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इसको खत्म भी कर लेता है, इसको ओवरकम कर लेता है, उसके पास बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। इमरजेंसी लगा सकता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो जा रहे हैं उससे ये 12 तो आउट हो जाएंगे, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ सकता है, आप बेहतर जानते हैं कानून के बारे में। लेकिन अपोजिशन ने जो प्लान किया हुआ है वो यहाँ पे हटने का नहीं है। वहाँ पे प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। ये सारे का सारा प्लान बी और सी एक नुक्ते पे जाता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और इसको हटाना है। इसका फायदा किसको जाता है वो नेशन भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं किया जा रहा। जी जनाब। अच्छा, मैं एक बात और ज़रा आपके सामने मैंने ज़रा शुगलन आज एक का मैंने ना अपना ट्विटर पे मैंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध हाउस के अंदर बदनाम ज़माना राव अनवार भी मौजूद है। आप इमेजिन कर लें, सिंध हाउस में तो आपके पॉलिटिकल जो आपके
जो लीडरशिप है या आपके कुछ और ऐसे अफराद है उन्होंने वहां पर गुजारना है। लेकिन कमाल की बात है कि उसके अंदर वहां पर राव अनवार भी मौजूद है। फिर मैंने और एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया था और मैंने मुतालबा किया था कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि मेंबरान कौमी असम्बली की खरीदो फरोख्त पर कम से कम 200% सेल टैक्स लगाए, ताकि कौमी रेवेन्यू में दिन दुगना रात चुगना इजाफा और हम माजी का कर्ज उतार सकें। अब ये दो चीजों को मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में इकट्ठे मिलाया है कि ये देखिए, ये भी स्टेट विद इन स्टेट जो हाल है कि सिंध हाउस के अंदर आप लोगों ने जितने ये जो लूट मार के जो लोग हैं जो पैसे दे के खरीदे जा रहे हैं, अब ये पैसा मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 50 अरब के करीब है। 10 अरब रुपया तो अभी डिवाइड हो गया है। ये 40 अरब रुपया हो सकता है ये भी डिवाइड हो गया और किसी ना किसी शक्ल में कहाँ डिवाइड होना है आप लोगों के सामने आ जाएगा। दूसरा, ये सिंध हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप समझते हैं इस तरह के कामों की स्टेट लेवल पे इजाजत होनी चाहिए? जी, कैसे हो सकती है स्टेट लेवल पे इन कामों की इजाजत? चक्कर ये है जो आपने कहा कि हमारा कंप्लीट सिस्टम ही चोक हो चुका है, करप्ट हो चुका है, ब्लाइट हो चुका है और कंप्रोमाइज हो चुका है। जो स्टेट के अदारे जिनको इसका नोटिस लेना चाहिए या इस पे कार्रवाई करना चाहिए, वो या तो हिस्सा बने हुए हैं और या आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो इस वजह से ये सारी शय मिली। आप देखें जो जितनी भी एक्सेस विल वहां पे बैठी हुई हैं, वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड करप्ट हैं। किसी के ऊपर फर्द जुर्म लग चुकी है, बाहर उनके ऊपर मैगजीन छप चुके हैं, फिल्में बन चुकी हैं, उसको कहीं चैलेंज नहीं इन्होंने किया हुआ है, सजाएं हो चुकी हुई हैं वहां पे। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी यही हाल है कि सबके ऊपर मुकदमात हैं। और फजलुर रहमान साहब खुद फरमा चुके हैं, ये जो अरबों के घर हैं दोस्तों ने मुझे गिफ्ट किए हुए हैं। और अभी समी इब्राहिम साहब का मैं देख रहा था वीलॉग 2 दिन पहले, कि उस 50 अरब का जिसका आपने जिक्र किया, वो कहते हैं उस 2 अरब में से इनको भी 50 अरब में से इनको भी 2 अरब मिल चुके हैं। तो सिस्टम इज कंप्लीटली चोक्ड। ये पॉइंट ऑफ नो टर्न पे पहुंचा हुआ है। दे आर चैलेंजिंग द रिट ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, और ओपनली कह रहे हैं कि कोई हमें रोक सकता है तो रोक ले, बाय हुक एंड क्रोक हमने इसको रिमूव करके रहना है। पहले आपने बात की थी एस्टेब्लिशमेंट की, मैं उसमें नहीं, कमेंट मैं एक करना सवाल चाहूंगा। अभी जी जी। मैं मिसाल के तौर पर मैं वो आखिर में सवाल रखा है, जब कंक्लूडिंग रिमार्क की तरफ हम आएंगे। ये आप क्या समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम में जमहूरियत जो भी पाकिस्तान के अंदर है, ये फेल हो गई है और क्या हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए? फिर हम उस सब इसका जवाब पहले मुझे दीजिए। देखिए जी, मौजूदा निज़ाम 73 साल में आज तक इस निज़ाम ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना चाहता, इस 3.5 साल में देख लें कि इस जमहूरियत ने आपको क्या दिया है। इस अपोजिशन की कोई एक कंट्रीब्यूशन 3.5 साल में गिनवा ले। सिर्फ इन्होंने तनख्वाहें वसूल की हैं, बिल लिए, अलाउंसेस लिए और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया और मुल्क के खिलाफ बातें की। कोई एक कंट्रीब्यूशन नहीं है। पिछले जितने सिस्टम्स आए, जितनी गवर्नमेंट्स आई, आप देख लें, मुल्क नीचे की नीचे की तरफ जा रहा है। जब नीचे हम जा रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे, तो इसका क्या मतलब है कि आपके सारे अदारे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है वो चोक हो चुके हैं, या तो करप्ट हो चुके हैं या ब्लाइट हो चुके हैं। तो देयरफॉर ये सारे मिलके उसमें रीइंफोर्स का काम अदा करते हैं। ये 1200-1300 MNA MPA जो हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं। अभी देख लें, वो लोग जो कहते थे कि हम नजरिए पे खड़े होते हैं, वो हर हर दरवाजे पे जाके कह रहे हैं हमें बेहतर मोल लगा के खरीद लें। मैं गुजरात के चौधरी की बात कर रहा हूँ। वो नजरिया भी बिक गया, वो मुल्की मफाद भी बिक गया, वो अपने जाती मफाद पे आ गए। अगर ये वाला सिस्टम हो तो ये मौजूदा सिस्टम इज टोटली फेलुअर, इज अ फियास्को। ये मजीद जड़ें आपकी खोखली कर देगा इस मुल्क की, अगर हमने देर कर दी डिसीजन करने में कि हमें कहीं और शिफ्ट करना चाहिए या कोई और सिस्टम आजमाना चाहिए जो कि बेहतर फ्रूट दे सके, इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी ला सके। अच्छा, मैं अब ये आप नहीं समझते कि जहां फ्लोर क्रॉसिंग पे आईने पाकिस्तान ने डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक किया हुआ है और उसके पीछे बड़ी एक हिस्ट्री है, तो इनके खिलाफ डिफेक्शन के अलावा ऐसे जो लोटे, जो लफ्ज़ आजकल लोटा बड़ा आम हुआ है, मैं नहीं चाहता था मुहज़्ज़ब में रहना चाहता था, तो इन चीज़ों को अगर सामने रखते हैं, इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात नहीं कायम होने चाहिए और इनके पीछे जो लोग भी हैं, यानी ये वक्त आ गया है कि इसमें एक जुडिशल कमीशन बनाकर सारी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करा के इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जी, मैं इस पे 3 चीजें कहना चाहता हूँ। मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि अभी एक मौका
प्रोवाइड हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नमेंट जा रही है इस पे वर्डिक्ट लेने के लिए और तशरीह लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी सिचुएशन है, वो इसके ऊपर एक जजमेंट दे दें या कोई कमीशन जैसे आपने कहा बना दें। एक तो मैं स्ट्रांगली ये कहता हूं कि ये क्लास ही खत्म कर दें, जो भी फ्लोर क्रॉसिंग करे वो उसको ताउम्र नहल कर दिया जाए, ये तो तय कर लें उसके बीच में। ये बहुत बड़ा आपके ऊपर एक डर खौफ होगा और आइंदा ये चीज नहीं होगी। दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कोई एक चेंज आनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो बंदा 2 दफा से ज्यादा पार्टियां चेंज करता है उसको भी नायल कर दें पॉलिटिक्स से, क्योंकि इन्होंने तरीका बना लिया। ये सारे देखें, ये चौथी पांचवी दफा चेंज कर रहे हैं, पैसे लेते हैं अगली पार्टी, पैसे लेते हैं, ये मुल्क के मफाद के लिए नहीं अपने मफाद के लिए ये काम करते हैं। और तीसरा मैं ये कहता हूं कि अभी अगर कोई चल रही है लहर इस तरह की चल रही है तो उसमें ये भी कर लें कि जितने करप्शन के केसेस हैं कोई ट्राइब्यूनल बना दे सुप्रीम कोर्ट और 6-7 माह में उनके फैसले कर दे। ये कहते हैं देले की करप्शन नहीं की, सामने नजर आ रहा है कि की हुई है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और फिर इनको इजाजत दें कि गवर्नमेंट अगर बनती भी है इनकी तो इनको उस वक्त इजाजत होनी चाहिए जब ये क्लीन होकर निकल के आए तो फिर कोई ओहदे लें। चौथी मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, कि आइंदा कंसेंसस कर लें या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट कर लें कि फौज के साथ कोई भी अपोजिशन पार्टी जब मिलती है वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे के बगैर ना मिले। बड़ी जबरदस्त बात आपने ये कह दी है। और अब इसी बात को मैं जोड़ता हूँ कि ये जो अभी एक 5th जनरेशन वॉरफेयर और 6th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है, मैं इसकी अगेंस्ट पीका के हवाले से पीर वाले दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतर मिल्ला के सामने केस भी लगा है और हम ये फेक न्यूज रोक नहीं पा रहे, ना तूफान बदतमीजी रोक नहीं रहे, पैमरा अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा। और इस वक्त भी ये 5th जनरेशन वॉरफेयर या वॉर और 6th जनरेशन वॉरफेयर ने यहाँ पर सारा टोटल जो है ना, यानी फौज को, पाकिस्तानी आईएसआई को फिर निशाना बना लिया है कि अपना वन वे और दी अदर के सारे के पीछे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ फौज को इन्वॉल्व करते हैं। हालांकि सिविल ब्यूरोक्रेसी जितनी इमरान को चलने नहीं दिया और जितना उनके अगेंस्ट इकट्ठी हुई हुई है और बाकी कई और लोग भी हैं, तो क्या वजह है कि हमारी सियासी जमातें भी इस चीज को सही तरह हैंडल नहीं कर पा रही और हुकूमत भी इस तरीके को उस तरह नहीं हैंडल कर पाई जिस तरह हैंडल करना चाहिए था? क्या वजूहत है? देखिए गवर्नमेंट फेलियर तो है। ये जब इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई तो मैंने उस वक्त भी उसके जब अनवील उसको कर रहे थे उसको कहा था कि जब तक आप इसका काउंटर नहीं लेके जाएंगे, हाउ टू डील विद दिस 5th जनरेशन वॉरफेयर एंड हाउ टू गिव अ काउंटर नैरेटिव, और उसको जो नैरेटिव आ रहा है उसको फाइल कैसे करना है, आप इस जंग को नहीं जीत सकते। तो दे आर टेकिंग सर्टन स्टेप्स, उन्होंने काफी उस पर काम किया हुआ है मोहित यूसुफ साहब ने, और उसको अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज पे वो ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इससे पहले हमारे पास कोई स्टेज नहीं थी कि इसको कैसे काउंटर करना। जब आप अपोजिशन की बात करते हैं कि अपोजिशन इटसेल्फ इज अ टूल ऑफ दिस 5th जनरेशन वॉरफेयर, इनके जो सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे पास उसके सबूत हैं कि उनके जो मीडिया सेल हैं वो इस 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं। दे आर प्रोपेगेटिंग अगेंस्ट द आर्मी, आर्मी चीफ्स, डीजी आईएसआई और पाकिस्तान के खिलाफ। उसी लीड को लेके बाहर बैठे हुए जो उनके बॉसेस हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वो जिनके साथ उनके लिंक्स हैं, वो इसको फिर हवा देते हैं और लाखों में ट्वीट्स करते हैं और हवा देते हैं, वो इन चीजों को पकड़ लेते हैं। दिस नेक्सस बेसिकली बिटवीन द एक्सटर्नल फोर्सेस and the internal forces, those who want to destabilize Pakistan, just to achieve their own जो उनका एजेंडा है उसको अचीव करने के लिए, जाती मफाद को अचीव करने के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर रहे हैं। अच्छा, मैं आखिर में मैं आप मौजूदा टर्माइल और पॉलिटिकल अनार्की और ये सारे हालात में आप समझते हैं इमरान खान साहब ओवरकम कर जाएंगे? और अगर ये कर जाते हैं तो आगे पाकिस्तान, यानी अच्छा हाँ, दो चीजें बड़ी अहम रह गई थी, वो जरूरी है क्योंकि कुछ सवाल थे। एक तो इमरान खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट का जो रेपरकशन आ रहे हैं वो हमारे सामने है। यूक्रेन और रशिया में जो ब्लॉक में बड़ा क्लियर स्टांस ली है, इसको मिलाकर अगर देखें तो इमरान खान साहब क्या ओवरकम कर सकेगा? ये तरीक़े में एतमाद नाकाम हो जाएगी और इमरान खान सुरखरू हो जाएंगे? देखिए अगर आपके पास पब्लिक और मैसेज सपोर्ट है तो ये कोई मसला नहीं है। आपने फिडेल कास्ट्रो को देख लें, आप नॉर्थ कोरिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, पुतिन को देख लें, आप हाफिज असद को देख लें,
कर्नल कजाफी को देख लें, वो 25-25, 30-30 साल के डिस्पाइट के वेस्ट चाहता था, यूएसए चाहता था कि उनको हटा दिया जाए, वो रहें क्योंकि उनको मैसेज की सपोर्ट थी। लेकिन उसके साथ एक थोड़ा सा और फर्क भी है कि उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो हैं वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थी और अपने आप को वो फीड कर रही थी। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल डोनर्स हैं वो एब्सोल्युटली नॉट वालों के हाथ में हैं। और आपने देख लिया उसका एक हिस्सा, एक ट्रेलर आपने देख लिया कि आपको आईएमएफ ने किस तरह तिगनी का नाच नचाया और क्या कंडीशंस आप पे इम्पोज की और कितना डिले करके आपको ये पैकेज दिया। तो दिस वाज अ मैसेज कि ठीक हो जाएं, अदरवाइज इससे टफ हालात आपके ऊपर आ सकते हैं। तो लेकिन भुट्टो साहब को जब ये किया गया तो उस वक्त ना तो रशिया हमारे हक में था, ना चाइना इतना स्ट्रांग था। अभी सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट, अवाम में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। रशिया हमारे साथ है, इंडिया के साथ नहीं है। चाइना इज वेरी मच इकोनॉमिकली स्ट्रांग, ही कैन फीड एंड सपोर्ट यू, प्रोवाइड अ काइंड ऑफ सोलेज ऑलवेज। तो इमरान खान साहब के मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऑन फ्रंट होके अग्रेशन के साथ ऑनस्लॉट नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेसी किसी चीज का नाम है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। यही चीजें आप बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं बाय कीपिंग योर रेलेवेंस विद दोज कंट्रीज। उनको आप मजबूर ना करें कि वो रिएक्शन शो करें इन चीजों के ऊपर। आप अंदर बैठें, यही चीजें कन्वे करें, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ योर नेशन एंड द कंट्री, लेकिन बेहतर तरीके से अपने केस को आप प्रेजेंट करें। तो इमरान खान गवर्नमेंट भी है, इमरान खान भी है, वो बड़ी एक मजबूत शक्ल होकर निकली है। इमरान खान के साथ लोग हैं, गवर्नमेंट के पास पावर बड़ी होती है। तो इमरान खान कैन ओवरकम दिस सिचुएशन। लेकिन मैंने आपको कहा इससे अगर ओवरकम हो जाएगा तो उनका प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। सिचुएशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। कोई इंटरफेरेंस होनी चाहिए कौमी अदारों की तरफ से जो कि नेशनल इंटरेस्ट की खातर आए, सबको बैठाएं एमिकेबली, बैठा के एक एमिकेबल फार्मूला निकाल लें। वी कैन गो फॉर द अर्ली इलेक्शंस, कोई ऐसी बात नहीं है। और वी कैन फॉर्मुलेट काइंड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट और कुछ उसमें रिफॉर्म्स भी आ जाएं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आ जाएं, दूसरी आ जाएं। तो लेकिन ये सारा हिडन नहीं होना चाहिए, एमिकेबली ओपन होना चाहिए करके तो सिचुएशन को इस तरह डिफ्यूज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब, आपने सारे हालात और वाकयात को बड़ा टेक्निकली भी और इंटेलिजेंटली भी और बिटवीन द लाइंस आपने बहुत सी बातें कह दी है। उम्मीद है ये प्रोग्राम मेरा जो देख रहे होंगे उन चीज़ों को समझ चुके होंगे और चाहेंगे कि इसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकले और ये मुल्क आगे बढ़े। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।